तो आज हमारा जो मुख्य विषय है वह भारतीय इतिहास के संदर्भ में ताम्र पाषाणी संस्कृतियों और बेसिकली जो मेगालिथिक कल्चर है इनके संदर्भ में इतिहास को जानना और समझना है। ताम्र पाषाण काल जिसे हम कैलकुलेटिक एज कहते हैं, कैलकुलेटिक एज एंड मेगालिथिक एज दोनों ही जो महत्वपूर्ण संस्कृतियां हैं, दोनों ही जो महत्वपूर्ण साइट्स हैं, ये इतिहास के संदर्भ में, भारतीय इतिहास के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। भारतीय इतिहास की प्रारंभिक इतिहास लेखन की जो पुनर्रचना है, भारतीय इतिहास को जो जानने और समझने की प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत ताम्र संस्कृतियों का महत्वपूर्ण स्थान है। जो ताम्र संस्कृतियां हैं, मुख्यतः इनका तात्पर्य है कि मानव सभ्यता के द्वारा पाषाण काल के पश्चात, पाषाण काल मतलब स्टोन एज कल्चर के पश्चात मानव ने, हमने आपको क्रम बताया था कि समझिएगा कि जो विश्व इतिहास की शुरुआत हो रही है वो कहाँ हो रही है? विश्व इतिहास की शुरुआत मुख्यतः यह प्लीस्टोसीन एज जिसे हम कहते हैं प्रातनूतन काल के साथ शुरू हो रही है। प्रातनूतन काल का समय बेसिकली हम 25 से 30 लाख ईसा पूर्व मानते हैं। तो 25-30 लाख ईसा पूर्व से जो ताम्र पाषाण का जो प्रागैतिहासिक काल की शुरुआत कर सकते हैं या कर सकते हैं प्लीस्टोसीन की शुरुआत हो रही है, उसी दौर में विश्व इतिहास में पहली बार आपका प्लीस्टोसीन एज में मानव सम प्राणियों का उद्भव होता है जिसे कहते हैं होमोनिड्स। इस होमोनिड्स में कौन कौन मुख्यतः आते हैं? आपके इसमें आते हैं लूसी मानव, ठीक है, एंड इसी में आपका होमो इरेक्टस, होमो इरगेस्टर, सिनेंथ्रोपस, इसी के साथ साथ आपका न्यूएंथ्रोपिक मूल के लोग, साथ ही साथ इसमें ग्रिमाल्डी, चार्ल्स और क्रोमैग्नन मानव का विकास होता है और इस प्रक्रिया में चल के आधुनिक मानव के रूप में होमो सेपियंस आते हैं। तो कुल मिला के जो होमोनिड्स का विकास हुआ आपका प्रातनूतन काल में, यहीं से मानवीय इतिहास को जानने और समझने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है और यहीं से शुरू होता है प्रागैतिहासिक काल का इतिहास जिसे कहते हैं प्री हिस्ट्री। और प्रागैतिहासिक काल के इतिहास को जानने और समझने का हमारे पास मुख्य माध्यम क्या है? स्टोन टूल्स, पत्थर के औजार। तो मानव के द्वारा प्रयुक्त किए गए जो पत्थर के औजार हैं, उन्हीं के आधार पे मानवीय इतिहास की पुनर्रचना की जाती है, मानवीय इतिहास को जानने और समझने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए हम इस काल को स्टोन एज कल्चर कहते हैं जिसे कहते हैं पाषाण काल। मानव सभ्यता ने चूंकि शुरुआती दौर में केवल पाषाण के या पत्थर के उपकरणों का प्रयोग किया, इसी के आधार पर इनकी संस्कृति को जाना गया। तो अब देखिए, तो इसका मतलब हुआ कि जो पहले काल आया प्रातनूतन काल के अंतर्गत आया प्रागैतिहास जिसे हम कहते हैं प्री हिस्ट्री, प्रागैतिहास काल। तो प्रागैतिहासिक काल आया था किसके अंतर्गत आता है? यह आता है आपका प्रातनूतन काल या प्लीस्टोसीन में। प्लीस्टोसीन से ही प्रागैतिहासिक काल की शुरुआत मानी जाती है। प्रागैतिहासिक के अंतर्गत पाषाण या पत्थर के उपकरण ही मुख्य माध्यम होते हैं इतिहास और संस्कृति को जानने समझने के लिए। इसीलिए प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही हम पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। तो पहले आया प्रागैतिहासिक काल, फिर आया आपका पाषाण काल जिसे कहते हैं जिसे कहते हैं स्टोन एज कल्चर। अब स्टोन एज कल्चर मतलब है कि पाषाण उपकरणों, पत्थर के उपकरणों के पश्चात मानव ने पहली बार, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में मानव ने किसी भी प्रकार के धातु का प्रयोग नहीं किया था और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत मानव पूरी तरह से धातु से अनभिज्ञ था। ही वॉज टोटली अननोन टू द मेटल्स या अननोन टू द यूज ऑफ मेटल्स। तो किसी प्रकार के मेटल्स के प्रयोग से वो पूरी तरह से अनभिज्ञ था। लेकिन क्या हुआ, आगे चलकर मानव ने जब पाषाण काल के अंतर्गत पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक, इसके बाद आपका मेसोलिथिक के बाद नियोलिथिक कालखंड में आता है। इस नियोलिथिक नवपाषाण काल के पश्चात मानव सभ्यता एक समुन्नत जीवन शैली में प्रवेश करता है जिसमें मनुष्य के सामाजिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पहली बार यहाँ पे अस्थायी कृषि की शुरुआत होती है, पहली बार यहाँ पे अस्थायी पशुपालन की शुरुआत होती है, पहली बार मानव ने नियमित अग्नि का प्रयोग करना शुरू कर दिया, पहली बार मानव ने सामुदायिक जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया, पहली बार मानव एक बस्तियों में रहना शुरू कर दिया और पहली बार विश्व इतिहास के अंतर्गत मानव ने क्या किया, मानव ने चाक और पहिए का
आविष्कार किया और चाक और पहिए का प्रयोग करना शुरू कर दिया। और इसी कालखंड में कोलार के जो सोने के खान हैं, जो बेसिकली आपके कर्नाटक में स्थित हैं, वे उनका भी कालखंड जो है आपका नियोलिथिक बनाता है। तो नियोलिथिक कल्चर के महत्वपूर्ण जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, इन्हीं सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पे गार्डन चाइल्ड ने नियोलिथिक काल को उन्होंने कल्चरल रिवोल्यूशन का काल कहा है। ठीक है, हाँ, दिस इज द एज ऑफ कल्चरल रिवोल्यूशन। यह एक सांस्कृतिक क्रांति है जो सांस्कृतिक जीवन के विविध क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन को व्यक्त करता है। और इस संस्कृति में चूंकि पहली बार मानव ने सरप्लस प्रोडक्शन करना शुरू किया, इसीलिए अतिरिक्त अन्न उत्पादन शुरू किया, इसीलिए यह जो कालखंड है इसे गार्डन चाइल्ड ने इसे अन्न उत्पादक संस्कृति, इसे ग्रेन प्रोडक्टिव कल्चर भी कहा है। तो गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को नियोलिथिक रिवोल्यूशन और साथ ही साथ, ठीक है, कल्चरल रिवोल्यूशन और साथ ही साथ ग्रेन प्रोडक्टिव कल्चर के रूप में भी संबोधित किया है। अब आते हैं, तो इसके पश्चात क्या हुआ कि मानव ने पाषाण संस्कृतियों के बाद पहली बार जिस धातु का प्रयोग किया वह था तांबा। तो इसे, ठीक है, तो यह ताम्रकाल हुआ। लेकिन मानव ने पहली बार पत्थरों के अलावा तांबे का प्रयोग, धातु के रूप में तांबे का प्रयोग करना तो शुरू कर दिया, लेकिन मानव अभी तक पाषाण उपकरणों को छोड़ नहीं पाया था। पाषाण उपकरण ही उसके अभी तक मुख्य सांस्कृतिक तत्व थे, उनके संस्कृति सभ्यता समझने के अभी भी मुख्य माध्यम थे। और वास्तव में उनकी आजीविका का जो मुख्य स्रोत अभी भी था वह आपका आखेटक अवस्था थी। वह आपका बेसिकली इनका फूड गैदरिंग और जो इनका नोमैटिक नेचर है, जो इनका आपका हंटर गैदरिंग सिस्टम है, वो अभी तक चलता रहा। इसीलिए पाषाण उपकरण लगातार प्रयोग किए जाते रहे। तो तांबे के साथ साथ पत्थर का प्रयोग दोनों साथ साथ जारी रहा। इसीलिए इस काल को हम कहते हैं ताम्रपाषाण काल। इसीलिए हम इस काल कहते हैं ताम्रपाषाण काल, मतलब तांबा और पत्थर दोनों का प्रयोग एक साथ चल रहा हो, इसे कहते हैं ताम्रपाषाण काल। तो इसमें ताम्र का मतलब देखिए, कैल्को का मतलब होता है, कैल्को इज रिलेटेड टू कॉपर, यह तांबे से संबंधित है। वाइल लिथिक इज रिलेटेड टू लिथियोस और लिथियोस इज रिलेटेड टू स्टोन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मानव सभ्यता का वह कालखंड जिसमें तांबा और पत्थर दोनों साथ साथ प्रयुक्त होते हों, ऐसे कालखंड को हम ताम्रपाषाण काल कहते हैं। तो ठीक है, तो इस आधार पे जिस सामाजिक परिवेश, जीवन शैली आदि का निर्माण हुआ, जिसको जानने और समझने की प्रक्रिया शुरू हुई, इसके कारण ही इनके सभ्यता और संस्कृति को हम ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहते हैं। क्योंकि ताम्रपाषाण, तांबा और पत्थर के उपकरण इनके संस्कृति सभ्यता के जानने के मुख्य माध्यम रहे, इनके सामाजिक जीवन के बदलाव और परिवर्तन के ये मुख्य माध्यम थे। इसीलिए इस काल को हम ताम्रपाषाण संस्कृति कहते हैं। ठीक है, संस्कृति शब्द का प्रयोग पहली बार सिसरो ने किया है। संस्कृति शब्द का प्रयोग पहली बार सिसरो ने किया है, याद रखिएगा। अब आते हैं तो मानव ने कहा तांबे के पश्चात अगर मानवीय संस्कृतियों और मानवीय विकास के क्रम को देखा जाए तो मानव ने तांबे के पश्चात कांसे का प्रयोग करना शुरू किया। क्योंकि आपको पता है कि जो कांसा है, ब्रांज में तांबा और टिन दोनों मिला के बनता है। तो ब्रांज में जो तांबा और टिन, एक बार पूछा गया, तांबा और टिन मिला के बनता है आपका कांसा। ठीक है, कांसा ब्रांज। और ब्रांज के अंतर्गत दोनों का जो संबंध होता है वह होता है 4 संबंधे 1 का। मतलब होता है कांसे में 4 भाग तांबा होता है और 1 भाग जो होता है टिन का होता है। और अगर इसमें एक्यूरेट प्रपोर्शन पे जाएं, एक्यूरेट रेशियो पे जाएं, तो हम देखते हैं कि इसमें 78% तांबा होता है और 22% इसमें टिन होता है। 78% तांबा और 22% टिन, दोनों को मिला के आपका जो बनता है वह आपका होता है कांसा। तो कांस्य काल की संस्कृति इसके पश्चात शुरू हो रही है। अगला समझिएगा, अगला है कि इसके पश्चात ताम्रपाषाण काल। ठीक है, समझिएगा, ताम्रपाषाण काल के पश्चात हम दक्षिण भारत में मेगालिथिक संस्कृतियों के बारे में देखते हैं। मेगालिथिक संस्कृतियों के साक्ष्य हमको प्राप्त हो रहे हैं। जो मेगालिथिक संस्कृति है, ठीक है, यह संस्कृति मुख्यतः ताम्रपाषाण काल और लौह संस्कृति दोनों के बीच का एक संक्रमण काल है। क्योंकि जो ताम्रपाषाण काल के बाद ताम्र से ही कांसा बना है, तो तांबा मुख्य है।
ताम्र संस्कृति जो है और जो मेगालिथिक संस्कृति है, मेगालिथिक संस्कृति मतलब होता है कि वह इतिहास का वह कालखंड जिसमें मानव ने अपने मृतकों को दफनाने के पश्चात आफ्टर द बरियल सिस्टम क्या किया गया, द बरियल्स वर कवर्ड बाय अ बिग स्टोन्स सो दैट इट इज़ कॉल्ड द मेगालिथिक कल्चर। तो इसमें क्या हुआ कि ये लोग जो अपने कब्रों को दफनाते थे या जब कब्र बनाते थे दफना के, उसको क्या करते थे, उसको बड़े बड़े पत्थरों से ढक देते थे। ये पत्थर विशाल आकार के होते थे, इसीलिए मेगा हैं, और चूंकि ये पत्थर थे इसलिए लिथिक हैं, दोनों को मिला के मेगालिथिक। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेगालिथिक कल्चर। तो मेगालिथिक कल्चर में मुख्यतः क्या होता था, मेगालिथिक कल्चर में एक तो यहाँ पे हम काले और लाल मृदभांडों का प्रयोग देख रहे हैं, और दूसरा मेगालिथिक कल्चर में लौह तकनीक का भी प्रयोग हमको दिखाई दे रहा है, लोहे का भी प्रयोग लोग जान गए थे। तो ऐसे कंडीशन में यह जो है ताम्र पाषाण काल और लौह काल के बीच, दोनों के बीच का एक संक्रमण काल है, जिसमें तांबे की भी विशेषता दिखती है, लोहे की भी विशेषता दिख रही है, और कांसा तो ऑलरेडी है ही। तो इस काल को हम कहते हैं संक्रमण काल, ट्रांजिशनल फेज। यह एक ट्रांजिशनल पीरियड है बिटवीन कैल्कोलिथिक एंड आयरन एज, इसे कहते हैं हम मेगालिथिक एज। ठीक है, तो ये मेगालिथिक की मुख्य विशेषता है। याद रखिएगा, मेगालिथिक कल्चर में लौह तकनीक का प्रयोग होता था, मेगालिथिक कल्चर में लौह तकनीक का प्रयोग किया जाता था, याद रखिएगा। इसके बाद लौह काल की शुरुआत होती है और इसके पश्चात आता है आपका ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो ये संस्कृतियों का क्रम है। यह विश्व इतिहास से पहले प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल के बाद पाषाण काल, पाषाण काल में पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, मतलब आपका पैलोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक कल्चर। न्यूलिथिक कल्चर जहाँ समाप्त होता है उसके बाद शुरू होता है कैल्कोलिथिक कल्चर, ताम्र पाषाण काल। तांबे और टिन को मिला के बना कांसा, तो आ गया कांस्य काल। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य काल कहते हैं। इसके पश्चात गया आपका आ गया मेगालिथिक कल्चर। ठीक है, जिसमें कब्रों को बड़े बड़े पत्थरों की सहायता से ढका जाता था, इसे मेगालिथिक कल्चर कहा गया। इसके पश्चात आता है लौह संस्कृति का काल, और इसके बाद शुरू होता है हिस्टोरिक एज, जिसे हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। तो ये तो मुख्यतः आपके संस्कृतियों का क्रम रहा है। जहाँ तक ताम्र संस्कृति को जानने और समझने की प्रक्रिया है, तो ताम्र संस्कृति पे जो मुख्यतः कार्य किया है वह एक तो इतिहास का गार्डन चाइल्ड का है। गार्डन चाइल्ड ने 2-3 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। एक तो उनका सबसे फेमस ग्रंथ है द अर्बन रिवोल्यूशन। गार्डन चाइल्ड का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है द अर्बन रिवोल्यूशन। अर्बन रिवोल्यूशन में उन्होंने नगरीकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो गार्डन चाइल्ड ने सर्वप्रथम भारतीय परिप्रेक्ष्य में नगरीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और दूसरा उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री उनका एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और तीसरा उनका एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वह आपका है द स्टोरी ऑफ टूल्स। द स्टोरी ऑफ टूल्स। तो द स्टोरी ऑफ जो टूल्स है यह भी गार्डन चाइल्ड का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, याद रखिएगा। और एक अन्य ग्रंथ उन्होंने लिखा है द आर्यंस। तो इसमें द स्टोरी ऑफ टूल्स, और मैंने एक और चर्चा किया था पिछले टर्न पे लेक्चर में कि एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है मैन द टूल मेकर। वो आपका केपी ओकले ने लिखा है, मैन द टूल मेकर। केपी ओकले का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब आते हैं कि इन ग्रंथों में जो गार्डन चाइल्ड का ग्रंथ हो गया, दूसरा स्टुअर्ट पिगट का जो ग्रंथ है, स्टुअर्ट पिगट ने लिखा है प्री हिस्टोरिक इंडिया। स्टुअर्ट पिगट का ग्रंथ है प्री हिस्टोरिक इंडिया। और याद रखिएगा जॉन लुबाक का ग्रंथ है प्री हिस्टोरिक टाइम्स। तो जो स्टुअर्ट पिगट ने प्री हिस्टोरिक इंडिया लिखा है, और साथ ही साथ जो बाड्रिक महोदय ने लिखा है, उनका ग्रंथ है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। साथ ही साथ बीबी लाल जी का एक बीबी लाल जी का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है कॉपर होर्स कल्चर इन गंगा वैली। याद रखिएगा कॉपर होर्स कल्चर इन गंगा वैली, यह किसका ग्रंथ है, बीबी लाल का। हाँ, तो जो बीबी लाल का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इन ग्रंथों में हमको मुख्यतः भारतीय ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। हमको मुख्यतः भारतीय ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के बारे में यहाँ पे हमको मुख्यतः महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। दूसरा महत्वपूर्ण संदर्भ यहाँ पे समझिएगा, विश्व परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो विश्व परिप्रेक्ष्य में जो ताम्र उपकरण का जो पहला प्रयोग किया गया है, जो साक्ष्य मिलता है, वो हमको मेसोपोटामिया से मिलता है। मेसोपोटामिया का मतलब होता है, मेसो का मतलब होता है इन द मिडिल, मतलब बीच में, और पोटामिया का मतलब होता है रिवर, नदियाँ। इसका मतलब होता है अ प्लेस बिटवीन 2 रिवर्स इज कॉल्ड मेसोपोटामिया। अ प्लेस बिटवीन 2 रिवर्स
इज कॉल्ड मेसोपोटामिया। तो आपको पता है कि मेसोपोटामिया वाज सिचुएटेड बिटवीन यूफ्रेटस एंड टिग्रिस रिवर। ठीक है, तो यह दजला और फरात नदियों के बीच में स्थित केंद्र था, जगह था, इसीलिए इसका नाम है मेसोपोटामिया। ठीक है, द प्लेस बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड मेसोपोटामिया। याद रखिएगा, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं मेसोपोटामिया। मेसो का मतलब बीच में, इन द मिडल, और पोटामिया का मतलब होता है रिवर। तो हम कहूँ माना गया कि 5000 या 4000 ईसा पूर्व में सबसे पहले जो तांबे का साक्ष्य मिला वो मेसोपोटामिया से मिलता है। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी आपका तमिलनाडु में स्थित जो जगह है अतिरमपक्कम, जो मद्रास के पास है, अतिरमपक्कम से भी हमको तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। और यह कुल्हाड़ी प्रोफेसर किंग ने खोजा है। यह कुल्हाड़ी भी लगभग 5000 ईसा पूर्व का है। तो जो याद रखिएगा, जो अतिरमपक्कम से हमको भारत में ताम्र कुल्हाड़ी मिल रही है तांबे की, यह कुल्हाड़ी कब की है? 5000 ईसा पूर्व की माना जाती है। लेकिन वास्तव में ताम्रनिधियों का जो मुख्य केंद्र था, जो इसका मुख्य सेंट्रलाइजेशन था, जिस पोरिफरी में मुख्यतः इनका विकास हुआ, जहाँ पे इनका सर्वाधिक संकेंद्रण मिलता है, वह क्षेत्र मुख्यतः उत्तर भारत में स्थित आपका गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है। तो गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है, यही वर्तमान में इसका या ताम्रनिधियों का, ताम्र संस्कृतियों का मुख्य केंद्र रहा है। तो अतिरमपक्कम के अलावा अगर देखें तो उत्तर भारत में हमको कानपुर के पास एक जगह है बिठूर। कानपुर के बिठूर से हमको पहली बार तांबे का बर्छा मिला है। हमको कानपुर के बिठूर से तांबे का बर्छा मिला है। और जबकि जो आपका सर्वाधिक जो ताम्रनिधियाँ हैं, जो प्रारंभिक ताम्रनिधियाँ प्राप्त हुई हैं, मतलब तांबे के बहुत सारे निधि है, निखात है, वह प्राप्त कहाँ से हुई है? वह हो रही है गंगा यमुना के दोआब में। तो गंगा यमुना के दोआब में हमको बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में ताम्रनिधियों के साक्ष्य मिले हैं। जबकि कानपुर के बिठूर से हमको पहली बार जो है वह हमको लगभग 1822 में हमको यहाँ से साक्ष्य मिले हैं तांबे के बर्छे का। और जबकि जो सबसे बड़ी ताम्रनिधि मिली है, जहाँ पे तांबे के बहुत सारे उपकरण एक साथ मिल रहे हैं, वह हमको मिल रही है गुंगेरिया से, जो मध्य प्रदेश का हिस्सा था। ठीक है, तो गुंगेरिया से हमको मुख्यतः यहाँ पे सबसे बड़ी ताम्रनिधि पूछेगा तो कहाँ मिलेगा? गुंगेरिया से। प्रारंभिक ताम्रनिधि का साक्ष्य पूछेगा तो गंगा यमुना दोआब से। अगर पूछेगा पहला जो तांबे कुल्हाड़ी मिला अतिरमपक्कम से, और अगर पहला तांबे का बर्छा पूछेगा तो हो जाएगा कानपुर के बिठूर से हमको पहला साक्ष्य मिला है। अब आगे आते हैं। अब जहाँ तक हम कालक्रम की बात करें, अभी तो हम बेसिक चीज़ों पे बात कर रहे हैं। अगर हम कालक्रम के दृष्टिकोण से देखें तो जो ताम्रनिधियों का कालक्रम है, जो कालखंड है, जो क्रोनोलॉजी है, इस संदर्भ में बहुत सारा मतांतर हैं। सबसे बड़ी जो समस्या या सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन इस बात को लेकर है कि जो ताम्र संस्कृतियाँ हैं, जो तांबे के उपकरणों के आधार पे मानव के जीवन शैली को नियोजित किया गया, मानव के जीवन शैली के आधार पे उनके इतिहास की पुनर्रचना की गई, उसे कहते हैं ताम्र संस्कृतियाँ। तो जो ताम्र संस्कृतियाँ हैं, इन संस्कृतियों का अगर जीवन शैली देखें, इनके रहन सहन की पद्धति देखें, इनके हम ड्वेलिंग सिस्टम को देखें, तो इनका जो लाइफ स्टाइल है, वह लाइफ स्टाइल जो है यह मुख्यतः हड़प्पा सभ्यता से काफ़ी हद तक निम्नतर है। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता की जीवन शैली है, उनके रहन सहन की पद्धति है, जो उनका वे ऑफ लाइफ है, उसकी अपेक्षाकृत बहुत ही निम्न प्रकृति की हमको यहाँ पे इनकी जीवन शैली देखने को प्राप्त हो रही है। और क्योंकि देखिए जहाँ पे समझिएगा तो ये तो मिला है। समस्या क्या है कि इनकी जीवन शैली, जो इनका टेक्निकल एस्पेक्ट है, अगर इनके जीवन शैली को आधार बनाएं तो इनको जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, जो इनका ड्वेलिंग पैटर्न है, वो हड़प्पा सभ्यता से निम्नतम लगती है। लेकिन ज़्यादातर जो ताम्र स्थल मिलते हैं, ताम्र पाषाणिक स्थल मिलते हैं, जो साइट्स हमको कैलकुलेटिक साइट्स ज़्यादातर मिलते हैं, इनकी तिथि मुख्यतः हड़प्पा सभ्यता के बाद की मिलती है। इनकी तिथि ज़्यादा से ज़्यादा कहीं 2200 ईसा पूर्व, कहीं 1800 ईसा पूर्व, कहीं 2000 ईसा पूर्व, कहीं 2300-2400 ईसा पूर्व मिल रही है। जबकि आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है यह अपने मेच्योर पीरियड में लगभग यह सभ्यता
आपका करीब 2350 से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक तो अपने समुन्नत अपने परिपक्व अवस्था में अपने मेच्योर पीरियड में प्राप्त होती है। उसके बाद इसमें धीरे धीरे पतन के तत्व दिखाई देते हैं और जहाँ नगरीय तत्व जो होते हैं धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं और उसके बाद सभ्यता जो होती है वो ग्राम्य संस्कृति में परिवर्तित हो जाती है। और सामान्य हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि है वो लगभग 2500 से 1500 ईसा पूर्व है। जबकि वर्तमान में जो राखी गढ़ी की खुदाई के फलस्वरूप जहाँ बसंत शिंदे ने और नीरज राज जी ने जो मुख्यतः खुदाई का कार्य किया, यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के जो प्रारंभिक अवशेष हैं उनके साक्ष्य लगभग हमको 7000 ईसा पूर्व तक मिले हैं। ठीक है, तो अब हम अगर देखें तो अगर मान लें हड़प्पा सभ्यता का पतन या समाप्त हो रही है 1700 ईसा पूर्व तक, 1700-1800 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और जो आपका ताम पाषाणिक संस्कृतियां हैं, इन संस्कृतियों का समय जो है हड़प्पा सभ्यता के बाद हमको देखने को ज़्यादातर मिला है। लेकिन इनकी जो जीवन शैली है वो कैसी मिली है, वो हड़प्पा सभ्यता से बहुत पहले की मिली है। इसी आधार पर यह निर्धारित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर इनको हड़प्पा सभ्यता के बाद अगर रख दिया जाए तो सबसे बड़ी समस्या है कि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता है और नगरीय सभ्यता के पश्चात इनमें नगरीय तत्व के हमको साक्ष्य बड़े कम मिलते हैं, इसीलिए इनको नगरीय तत्व नहीं माना सकता है। और जो ग्राम्य संस्कृति है, जो बेसिकली हड़प्पा सभ्यता के प्राक हड़प्पन साइट से जो हमको प्री हड़प्पन साइट से मिलते हैं, उसी जैसा इनकी जीवन शैली है। तो इस आधार पर इनको हड़प्पा सभ्यता से पहले रखा जाना चाहिए। अगर हड़प्पा सभ्यता से पहले रखे जाएंगे तो निश्चित तौर से यह प्राक हड़प्पाई स्थल के रूप में माने जा सकते हैं। ये निश्चित तौर से आपको प्राक हड़प्पाई स्थल के रूप में माने जाने चाहिए। और वास्तव में जो आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वह यही कहता है कि किसी भी संस्कृतियों का जो कालक्रम है और किसी संस्कृति का जो पुनर्रचना है, उसके निर्धारण का मुख्य जो माध्यम होता है, उसके निर्धारण का मुख्य माध्यम उनके जीवन शैली, उनके डेवलिंग पैटर्न, उनके रहन सहन की पद्धति होती है, न कि अन्य चीज़ें। तो उनके रहन सहन की पद्धति ही मुख्य आधार होती है किसी भी संस्कृतियों के कालक्रम के निर्धारण और उनके जीवन शैली और उनके संस्कृति की पुनर्रचना का मुख्य माध्यम यही होता है। इस आधार पर वास्तव में हड़प्पा सभ्यता से पूर्व ही ताम्र निधियों को या ताम्र संस्कृतियों को रखा जाना चाहिए। यद्यपि भविष्य की खुदाइयों में बहुत कुछ प्राप्त होगा। अगर हम माने हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, कि जो समुन्नत और नगरीय संस्कृति है, इससे पूर्व ही ग्राम संस्कृतियों को रखा जाना चाहिए। और वास्तव में इनके जो जीवन शैली है वह हमको प्राक हड़प्पाई स्थल में, जैसे आपको बलूचिस्तान के क्षेत्रों में, आपको मेहरगढ़ के क्षेत्रों में प्राप्त होता है, जैसे आपको मुख्यतः यह कालीबंगा से, लोथल से, पंजाब से, के बहावलपुर से, गनेरीवाल से, आमरी से, कोटडीजी से, सोथी संस्कृति से, कुल्ली नाल और झाप संस्कृति से, हाँ, और झूकर झाकर संस्कृतियों से, जो हड़प्पा से पूर्ववर्ती संस्कृतियां हैं जिन्हें हम प्राक हड़प्पाई संस्कृतियां कहते हैं, इन्हीं जैसा इनकी जीवन शैली और पद्धति लगती है। तो वास्तव में इनको हमको मुख्यतः टेक्निकल फांड के आधार पे, टेक्निकल एस्पेक्ट्स के आधार पे इनको हमको हड़प्पा सभ्यता से पूर्व ही रखना अधिक समीचीन प्रतीत होता है। अब आते हैं जहाँ तक इन ताम्र संस्कृतियों की विशेषताओं की बात है। अगर इनकी विशेषताओं को देखें तो ये संस्कृतियाँ मुख्यतः ग्राम्य संस्कृति हैं। ये ग्रामीण जीवन शैली का परिवेश में भी व्यतीत करती हैं। ये संस्कृतियाँ पहली है संस्कृति हैं जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसमें पहली बार इन लोगों ने बड़ी बड़ी बस्तियों का निर्माण किया। और दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि ताम्र संस्कृतियों ने मुख्यतः काले एवं लाल रंग के मृदभांड, मिट्टी के बर्तन, काले और लाल रंग के जो मृदभांड हैं, मुख्यतः इनका इन लोगों ने प्रयोग किया। यद्यपि इसका एकमात्र अपवाद जो मिलता है वह आपका आहार संस्कृति से मिलता है। आहार संस्कृति जो है मुख्यतः राजस्थान की संस्कृति है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे काले रंग के तो मृदभांड बनाए गए हैं, लेकिन उन पे जो लेप किया गया वो सफ़ेद रंग का है। तो काले रंग के मृदभांडों पे जो सफ़ेद रंग का लेपन किया गया है वो कहाँ मिलता है? साक्ष्य आहार से मिलता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। आहार का प्राचीन नाम है ताम्रवती और आहार का दूसरा नाम है धूलकोट। आहार का नाम है, ठीक है, आहार का नाम है ताम्रवती और आहार का नाम है धूलकोट। ठीक है, तो ये आहार संस्कृति महत्वपूर्ण है। जबकि पूरे ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में सर्वाधिक जो मृदभांड हैं वे काले रंग के और लाल रंग के मृदभांड हैं। याद रखिएगा, वे कौन से मृदभांड हैं? वे काले और
वे काले और लाल रंग के मृदभांड हैं मुख्यतः जो प्रयोग किए गए हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य समझिएगा, जो अन्य इनका महत्वपूर्ण विशेषता वह यह है कि यह संस्कृतियों ने मुख्यतः चित्रित धूसर मृदभांडों का प्रयोग किया। इस संस्कृति वालों ने मुख्यतः प्रकृति पूजक हैं, ये लोग मातृ देवी की भी पूजा करते हैं और ये लोग गणेश की भी पूजा करते हैं। तो मातृ देवी और गणेश की पूजा के साथ हमको हड़प्पा सभ्यता से मिल रहे हैं, अग्निकुंड के साथ भी हमको हड़प्पा से मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी बस्तियों के साथ भी हमको हड़प्पा सभ्यता से मिल रहे हैं, याद रखिएगा। तो ऐसा लगता है, और साथ ही साथ ये ग्रामीण संस्कृतियां हैं, तो इन्हीं का परिवर्तित स्वरूप आपको नगरीय संस्कृति के रूप में हड़प्पा में मिलता है। इन लोगों ने ज़्यादातर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया, याद रखिएगा। ताम्र संस्कृतियों ने ज़्यादातर जो है वह कच्ची ईंटों का प्रयोग किया, यद्यपि गिलुंद से, गिलुंद कहाँ पे है, गिलुंद जो है आपका यह महत्वपूर्ण केंद्र है राजस्थान में। गिलुंद से हमको पक्की ईंटों के भी साक्ष्य मिले हैं, गिलुंद से हमको पक्की ईंटों की भी साक्ष्य मिलने लगती हैं, ठीक है। गिलुंद से हमको पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। अभी हम आते हैं आगे, तो हम बताते हैं इनमें क्या क्या आपको क्वेश्चन कैसे बनेंगे। दूसरा बात समझिएगा, ये लोग प्रकृति पूजक हैं, मातृ देवी की पूजा करते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, और हड़प्पा सभ्यता में ये सभी साक्ष्य हमको प्राप्त हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इनको वास्तव में इनकी जो जीवन शैली और पद्धति है वह प्राक हड़प्पाई संस्कृति जैसा लगता है, ठीक है, जैसा लगता है। अगला समझिएगा, तो ये तो इनकी मुख्यतः जीवन शैली है और ये ग्रामीण संस्कृति हैं, तो और ठीक है। और इन लोगों ने कृषि का भी प्रयोग पूरी तरह से करना शुरू कर दिया था, तो एक प्रकार से यह कृषि प्रधान ग्रामीण संस्कृति हो गई। बड़ी बड़ी बस्तियों का इन लोगों ने निर्माण किया। अब आते हैं, अगर देखें जो महत्वपूर्ण स्थलों पे हम जाएं, अगर महत्वपूर्ण स्थलों को हम देखें तो हमको पता चल जाएगा कि इनकी अन्य मूलभूत विशेषता क्या है। जैसे उत्तर प्रदेश में मुख्य स्थल है आपका साईपाई, जो इटावा में है। साईपाई यहीं का एक जगह है, इमली डीह और फैराडीह, नरहन भी यहीं का केंद्र है। लाल किला भी उत्तर प्रदेश में स्थित स्थल है, और याद रखिएगा लाल किला दिल्ली का नहीं है, लाल किला भी उत्तर प्रदेश का स्थल है। और दूसरा है सकतपुर, जो सहारनपुर में स्थित है। इसको हम लोग वर्तमान में इसका हम लोग ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों का नवीनतम स्थल मानते हैं, ठीक है। यद्यप कहते हैं कि जो नवीनतम खोजा गया स्थल है वह आपका बालाथल है, बालाथल जो राजस्थान में स्थित है, ठीक है। और यह जो बालाथल है, ठीक है, यह बालाथल की खोज किया है बीएन मिश्र ने, जहाँ से हमको घरेलू कुटीर उद्योग और परकोटे के साक्ष्य मिलते हैं। अभी हम आगे और आते हैं, समझिएगा। और दूसरा समझिएगा, तो ये तो उत्तर प्रदेश का स्थल है। मध्य प्रदेश का जो महत्वपूर्ण स्थल है एक तो है कायथा। कायथा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि कायथा को प्राचीन साहित्य में कहा गया है कपित्थक। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कायथा का नाम है कपित्थक, और कपित्थक जो है यह वराह मिहिर, जो गुप्त काल के महत्वपूर्ण खगोलविद हुए जिनको नाम है वराह मिहिर, तो वराह मिहिर की यह जन्मस्थली है। यहाँ से कायथा से, जिसे कायथा संस्कृति के नाम से जानते हैं, जो मध्य प्रदेश का मुख्य केंद्र है, कायथा से हमको, ठीक है, एक घर में 29 चूड़ियाँ एक साथ मिली हैं, जिनका साक्ष्य हमको प्राप्त हो रहा है। अगला आपका मालवा है। याद रखिएगा, मालवा जो है, मालवा का कुछ स्थल जो है मध्य प्रदेश में है, और दूसरा मालवा का जो भी स्थल है वो आपको गुजरात में भी है। मालवा जो है यह ताम्रपाषाणिक स्थलों में मुख्यतः इस बात के लिए महत्वपूर्ण है कि सभी ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में मालवा संस्कृति के जो मृदभांड मिले हैं जो मालवा से, वो सर्वोत्तम प्रकार के हैं। तो यहाँ से हमको सर्वोत्तम प्रकार के मृदभांड मिलते हैं। यहाँ से हमको मुख्यतः आपके सर्वोत्तम प्रकार के मृदभांड कहाँ से मिले हैं? मालवा से। याद रखिएगा, ये मालवा कहाँ पे है? आपका मध्य प्रदेश में मालवा स्थित है। और जो गुजरात में मालवा स्थित है, यहाँ देखिएगा, जो गुजरात में मालवा स्थित है, यहाँ से हमको किसके साक्ष्य मिले हैं? यहाँ से हमको गेहूँ, जौ और मातृदेवी के साक्ष्य मिल रहे हैं। गुजरात एक जो मालवा में स्थित है, जो मालवा गुजरात में स्थित है, वहाँ से हमको गेहूँ, जौ और मातृदेवी के साक्ष्य मिल रहे हैं। और याद रखिएगा, मातृदेवी का जो साक्ष्य है, मातृदेवी के अगर साक्ष्यों पे हम जाएं, जो कि प्राक हड़प्पाई स्थलों की मुख्य विशेषता है और हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता है ही, मातृदेवी का पूरे विश्व इतिहास में जो मातृदेवी का जो हमको पहला साक्ष्य मिलता है वो हमको मिला है ऑस्ट्रेलिया से। तो मातृदेवी का पहला साक्ष्य हमको कहाँ से मिला है? हमको मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो मातृदेवी का जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्राचीनतम साक्ष्य है वह हमको अपर पैलियोलिथिक एज में
अपर पैलियोलिथिक एज मतलब हो गया आपका उच्च पूर्व पाषाण काल। अपर पैलियोलिथिक एज में हमको मातृ देवी का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वह कहाँ से मिला है? वो हमको मिला है बेलन घाटी में। बेलन घाटी में एक जगह है लोहंदा नाला, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो बेलन घाटी के लोहंदा नाले से हमको मातृ देवी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। बेलन घाटी के लोहंदा नाले से हमको मातृ देवी के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। तो याद रखिएगा, तो अगर यहाँ पर समझिएगा कि अगर मातृ देवी का जो साक्ष्य मिला है लोहंदा नाला का, यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के म्यूजियम में रखा गया है। और यह मुख्यतः छोटी सी इतनी छोटी मातृ देवी की मूर्ति है और जो हड्डी की बनी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसकी बनी है? हड्डी की बनी हुई है। तो इसका एक तो साक्ष्य भारत में सबसे प्राचीनतम जो मातृ देवी का साक्ष्य मिला है वह बेलन घाटी के लोहंदा नाले से मिला है। याद देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, लोहंदा नाले से मिलता है। दूसरा महत्वपूर्ण समझिएगा, अगर ताम्र पाषाण काल के साइट्स पे जाएं तो ताम्र पाषाण काल में हमको जो इसके साक्ष्य मिले हैं, याद रखिएगा, वह कहाँ से मिले? नौदा टोली से। नौदा टोली कहाँ स्थित है? नौदा टोली आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। और दूसरा कहाँ से मिला है? इनाम गांव से। इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है। तीसरा मिला है दैमाबाद से, जो यह भी महाराष्ट्र में स्थित है। और चौथा समझिएगा गुजरात में स्थित है मालवा, गुजरात का मालवा। तो यहाँ से भी हमको मातृ देवी के साक्ष्य मिले हैं। तो नौदा टोली से मिले हैं, इनाम गांव से मिले हैं, दैमाबाद से मिले हैं और मालवा। ये चारों स्थल आपके ताम्र पाषाण काल के हैं। बेलन घाटी से मातृ देवी की मूर्ति मिल रही है, उसका साक्ष्य कहाँ से है? वह साक्ष्य हमको प्राप्त हो रहा है अपर पैलियोलिथिक एज का, मतलब आपका हो गया उच्च पूर्व पाषाण काल का। और साथ ही साथ हड़प्पा काल में अगर जाएं तो हड़प्पा काल में हमको मातृ देवी की जो साक्ष्य मिले हैं बलूचिस्तान से मिले हैं। और जो यहाँ से याद रखिए कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा काल में बलूचिस्तान से मिले हैं मातृ देवी के साथ पूजा के साक्ष्य मातृ देवी के, ठीक है। और इसी तरह आप देखे होंगे जो मोहनजोदड़ो से आदि मोहनजोदड़ो के स्थलों से जो हमको एक माता के गर्भ से जो वृक्ष निकलते हुए दर्शाया गया, यह भी एक प्रकार से मातृशक्ति और उसकी उर्वरता शक्ति और उसको जो विश्व की मुख्यतः जन्मदात्री के रूप में उल्लेख करने की परंपरा है। एक फर्टाइल सिस्टम के रूप में उनको जो उल्लेखित करने की प्रक्रिया है वो हमको साक्ष्य मिला है। इसी तरह बलूचिस्तान का जो आपका राणा घुंडई है, बलूचिस्तान के राणा घुंडई से हमको लिंग पूजा का साक्ष्य मिला है। याद रखिएगा, बलूचिस्तान के राणा घुंडई से हमको लिंग पूजा के साक्ष्य मिला है। और राणा घुंडई से ही हमको हड़प्पा काल में घोड़े का दांत भी मिला है, घोड़े का दांत। और यही बलूचिस्तान में स्थल एक है पेरियानो घुंडई। पेरियानो घुंडई से हमको मातृशक्ति के रूप में, उर्वरता की शक्ति के रूप में योनि पूजा के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं योनि पूजा के साक्ष्य? योनि पूजा के साक्ष्य हमको मिल रहे हैं कहाँ से? पेरियानो घुंडई से। तो पेरियानो घुंडई से मिले हैं। अगला समझिएगा, मैंने चर्चा किया कि बलूचिस्तान से के पास, ठीक है, जो आपका राणा घुंडई से हमको जो लिंग पूजा के साक्ष्य मिले हैं। जबकि अगर भारतीय इतिहास के लिटरेरी सोर्स में भारतीय इतिहास को हम देखें तो भारतीय इतिहास में इससे भी प्राचीनतम एक साक्ष्य मिला है, वह मिला है गुडीमल्लम। कहाँ मिला है? गुडीमल्लम। गुडीमल्लम से हमको भारतीय इतिहास में प्राचीनतम लिंग पूजा के साक्ष्य मिले हैं। तो अगर प्राचीनतम लिंग पूजा का साक्ष्य पूछेगा भारतीय इतिहास में तो आंसर हो जाएगा गुडीमल्लम। अगर आपको हड़प्पाई काल और प्राक हड़प्पाई स्थलों में पूछेगा तो आंसर हो जाएगा बलूचिस्तान का राणा घुंडई। और याद रखिएगा, यहीं पे जो हड़प्पा काल का एक स्थल है सुरकोतडा, सुरकोतडा से हमको मिट्टी का शिवलिंग मिला है। सुरकोतडा से हमको मिट्टी के शिवलिंग का साक्ष्य मिलता है। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि सुरकोतडा से, जहाँ से आपको सुरकोतडा से आपको घोड़े की हड्डी भी मिली है, तो सुरकोतडा से हमको मिट्टी का शिवलिंग भी मिलता है। हाँ, तो ये जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं हमको यहाँ से प्राप्त होते हैं। जबकि लिटरेरी सोर्सेज पर अगर जाएं तो हमको लिंग पूजा का प्राचीनतम जो साक्ष्य मिला है वह मिला है हमको मत्स्य पुराण से। ठीक है, हमको कहाँ से मिला है? मत्स्य पुराण से। तो कुल मिला के ये महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखने हैं, आपको इसको समझना है। अगला आते हैं, इसी तरह तो हमने कहा कि ये जो महत्वपूर्ण साक्ष्य आपको प्राप्त हो रहे हैं बेसिकली हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में और साथ ही साथ अन्य संस्कृतियों के संदर्भ में, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य आपका यह है कि एक तो हमने यहाँ चर्चा किया, हम लोग मध्य प्रदेश में हैं, कायथा हो गया, मालवा हो गया। मालवा के मध्यभांड सर्वोत्तम कोट के मध्यभांड माने जाते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश का स्थल है नागदा, डगवाना और नौदा टोली।
क्या है, नवदा टोली। याद रखिएगा, नवदा टोली समस्त ताम्र पाषाणिक स्थलों में सबसे विस्तृत सबसे बड़ा स्थल है। ये नवदा टोली जो मध्य प्रदेश में स्थित है, यह सभी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में सबसे बड़ा स्थल है। दूसरा, यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में अनाज के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से, नवदा टोली से। तो नवदा टोली से सर्वाधिक मात्रा में आपको अनाज के साक्ष्य मिल रहे हैं, जो ताम्र पाषाण काल का संस्कृति है। और यहाँ से ही नवदा टोली से हमको, याद रखिएगा, नवदा टोली से हमको कताई बुनाई के लिए चरखे का भी साक्ष्य मिल रहा है। ठीक है, हमको यहीं से कताई बुनाई के रूप में चरखे का भी हमको प्राचीनतम यहाँ पे साक्ष्य मिला है। कहाँ से, नवदा टोली से। और यहीं से आपको कताई बुनाई में प्रयुक्त की गई जो तकलियाँ होती हैं, जो तकलियाँ होती हैं, इन तकलियों के भी साक्ष्य हमको कहाँ से मिले हैं, इन तकलियों के भी साक्ष्य हमको मुख्यतः नवदा टोली से प्राप्त होते हैं। तो याद रखिएगा, नवदा टोली मध्य प्रदेश का स्थल है, लेकिन समस्त हड़प्पाई समस्त ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में सबसे बड़ा स्थल का श्रेय दिया जाता है। सबसे बड़ा स्थल पूछेगा तो नवदा टोली। याद रखिएगा, जैसे हड़प्पा संस्कृति का वर्तमान में जो सबसे बड़ा स्थल है वह राखीगढ़ी है, वह राखीगढ़ी है। और दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे मोहनजोदड़ो, और तीसरे नंबर पे आपका हड़प्पा, चौथे नंबर पे गनेड़ीवाल जो पंजाब के बहावलपुर में स्थित है, और पाँचवें नंबर पे आपका आता है धौलावीरा। ठीक है, ये 5 ये महत्वपूर्ण स्थल हैं। तो अब याद रखिएगा, तो यहाँ से एक तो ये दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे यह है कि यह जो केंद्र है, ठीक है, यह जो नवदा टोली का केंद्र है, यहाँ से हमारे पास अन्य महत्वपूर्ण बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। जैसे कि अभी हमने चर्चा किया कि आपको जो मातृ देवी की मूर्तियाँ हैं, यहाँ से भी इनाम गांव और नवदा टोली से भी प्राप्त हो रही है। अभी हमने इसकी चर्चा कर लिया है। ठीक है, तो अच्छा, अब आगे आते हैं एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पे। वह यह है कि आपका एक तो नवदा टोली हो गया। अगला समझिएगा, इसी के तहत जो अगले अन्य महत्वपूर्ण स्थल हैं वह आपके हैं महाराष्ट्र में स्थित नेवासा। महाराष्ट्र का जो नेवासा स्थल है, यह इसलिए महत्वपूर्ण स्थल है कि नेवासा जो है नेवासा से हमको भारत में पटसन और कपास के प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं। नेवासा से हमको पटसन और कपास के प्रारंभिक साक्ष्य मिल रहे हैं। कहाँ से, नेवासा से। याद रखिएगा, पटसन और कपास के हमको प्रारंभिक साक्ष्य नेवासा से मिलते हैं। यहीं पे एक जगह आपका है सावलदा, यह भी आपका मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का स्थल है, जो ताम्र पाषाणिक स्थल है। और यहीं का स्थल महत्वपूर्ण है दाइमाबाद, और यहीं का स्थल आपका इनाम गाँव, और यहीं का स्थल है आपका जोरवे। ये तीनों स्थल महत्वपूर्ण हैं। जो आपका दाइमाबाद स्थल है, यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि दाइमाबाद से बहुत सारे हमको साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, सभी हड़प्पाई संस्कृतियों, सभी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में दाइमाबाद में सबसे बड़ी बस्ती का साक्ष्य मिल रहा है। दाइमाबाद में सबसे बड़ी बस्ती का साक्ष्य मिल रहा है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा, ये दाइमाबाद है। हमने कहा कि दाइमाबाद में सबसे बड़ी बस्ती का साक्ष्य मिल रहा है। अगर विश्व इतिहास में देखें तो जो आपका फिलिस्तीन में स्थित है जेरिको से प्राचीनतम बस्ती का साक्ष्य मिल रहा है विश्व इतिहास में। प्राचीनतम बस्ती आपका जेरिको जो संस्कृति है मध्य पश्चिम एशिया की, उसमें जेरिको जो जगह है यह कहाँ पे स्थित है, यह स्थित है फिलिस्तीन में। जेरिको से प्राचीनतम बस्ती का साक्ष्य मिला है विश्व में, और जेरिको से विश्व में प्राचीनतम किलेबंदी का भी साक्ष्य मिलता है। विश्व में प्राचीनतम किलेबंदी का साक्ष्य कहाँ से मिला है, जेरिको से ही मिला है। याद रखिएगा, और जेरिको से हमारे पास कृषि के भी साक्ष्य मिल रहे हैं। और उनकी जो तिथि है, डेटिंग है, वह तिथि लगभग आपका वही है जो विश्व में प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य है मिस्र के बाडी कुबानिया से मिला है, उसी से मिलता जुलता यहाँ पे साक्ष्य मिला है। और जो नतूफियन संस्कृति आपका फिलिस्तीन और जॉर्डन का है, ठीक है, जो फिलिस्तीन और आपका जॉर्डन का केंद्र है, यहाँ से भी हमको मुख्यतः उसी के आसपास के साक्ष्य कृषि के मिल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका हुयूक संस्कृति है, हुयूक संस्कृति आपका कहाँ है, यह दक्षिणी तुर्की में है। तो दक्षिणी तुर्की से भी हमको इसी के आसपास के हमको साक्ष्य मिल रहे हैं, कृषि और बस्तियों के साक्ष्य मिल रहे हैं। तो जेरिको से हमको प्राचीनतम बस्ती का साक्ष्य मिला है। अगर भारतीय इतिहास में जाएं, भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो हमको सबसे प्राचीनतम बस्ती का जो साक्ष्य मिला है वो हमको मिला है मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ का जो समय है लगभग 7000 ईसा पूर्व है।
इसका मतलब है यह तिथि लगभग 9 पाषाण काल के आसपास और प्राक हड़प्पाई संस्कृति के रूप में इसको जाना जाता है। यह आपके प्री हड़प्पन साइट्स हैं जो हड़प्पा काल से पहले आते हैं। तो आपका यह हो गया मेहरगढ़। अगला समझिए, इसके पश्चात अगर हम ताम पाषाणी संस्कृतियों में जाएं तो ताम पाषाणी संस्कृतियों में जो सबसे बड़ी बस्ती का साक्ष्य मिला है वह मिलता है दाइमाबाद से। तो ताम पाषाण काल के समय में सबसे बड़ी बस्ती साक्ष्य कहाँ मिल रही है? यह मिलेगी आपका ताम पाषाण में दाइमाबाद से, जो महाराष्ट्र में स्थित है। और अगर इसके बाद और आगे चलिए आप हड़प्पा काल में, तो हड़प्पा काल में सबसे बड़ी बस्ती के साक्ष्य याद रखिएगा। हड़प्पा काल का सबसे बड़ा स्थल पूछेगा तो अलग हो जाएगा। बस्ती हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती का साक्ष्य मिलता है गुजरात में स्थित कुंतासी। तो गुजरात का जो कुंतासी है यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ी बस्ती का साक्ष्य हमको यहाँ से मिल रहा है। सबसे बड़ी बस्ती कुंतासी से मिलता है। तो ये आपके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, याद रखिएगा। लेकिन अगर यही ताम पाषाण काल में सबसे बड़ी बस्ती पूछेगा तो दाइमाबाद, लेकिन पूछेगा ताम पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल, तो आपका आंसर हो जाएगा नवदा टोली। यह है मध्य प्रदेश में और दाइमाबाद है महाराष्ट्र में। दाइमाबाद हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल भी माना जाता है। दाइमाबाद जो बेसिकली गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर माना जाता है स्थित है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। दूसरा बात तो यहाँ पे यह है, अगर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा वर्तमान में राखीगढ़ी। तो ये है। अब यहीं पे समझिएगा, यहीं से कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली, जैसे कि आपको देखिएगा कि दाइमाबाद से, जो दाइमाबाद का यहाँ पे स्थल है, दाइमाबाद से रथ हाँकता हुआ मनुष्य का साक्ष्य मिला है। रथ हाँकता हुआ मनुष्य का साक्ष्य कहाँ से मिला है? दाइमाबाद से। ठीक है, रथ हाँकता हुआ मनुष्य का साक्ष्य मिला है दाइमाबाद से। ठीक है, तो एक तो यह महत्वपूर्ण तथ्य हो गया। अगला समझिएगा, यहाँ से हमको गणेश पूजा का भी साक्ष्य मिला है, यहाँ से हमको मातृ देवी का भी साक्ष्य मिला है, और यहाँ से हमको कलश समाधान का भी साक्ष्य मिला है। यहाँ से हमको कलश समाधान का भी साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यह हो गया कि हड़प्पा की जो दाइमाबाद है, इसीलिए देखिए आप याद रखिएगा, जो ये विशेषताएं हैं, जब आप हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं तो आप हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार क्रम देखते हैं, तो आप विस्तार क्रम में कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार मुख्यतः दक्षिणी में अगर देखा जाए तो मुख्यतः गुजरात में स्थित भगवत राव है, वही मानते हैं। लेकिन वर्तमान में अब देखिए, अब ज़्यादातर हिस्टोरियंस जो इतिहासकार हैं, जो नए नए खोज हुए, उसके फलस्वरूप कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता दक्षिण में जो इसका विस्तार है वह वास्तव में महाराष्ट्र के क्षेत्र तक पहुंच रहा है, महाराष्ट्र में दाइमाबाद तक। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो मूल विशेषताएं हैं, जो हड़प्पा सभ्यता के विकसित संस्कृति के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, उनके प्रारंभिक या आरंभिक चरण जो हैं, जो उसका जो इनिशियल फेज़ है, जो इनके इनिशियल आपके एट्रीब्यूट्स है, जो इनिशियल इसके सिंड्रोम्स हैं, जो इसके इनिशियल लक्षण हैं, वो हमको कहाँ प्राप्त हो रहे हैं? दाइमाबाद में मिल रहे हैं। याद रखिएगा, दाइमाबाद से बस्ती का साक्ष्य मिला है सबसे बड़ा, और हड़प्पा सभ्यता में बड़ी बड़ी बस्तियों का निर्माण हुआ। दूसरा बात समझिएगा कि आपको दाइमाबाद से कांसे की बहुत बड़ी, कांसे की सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक वस्तुएं मिली है। दाइमाबाद से हमको कांसे की सर्वाधिक वस्तुएं मिली हैं, और हड़प्पा सभ्यता कांस्यकालीन संस्कृति कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता कांस्यकालीन संस्कृति कहा जाता है। दूसरा बात समझिए, रथ हाँकता मनुष्य का साक्ष्य यहाँ मिल रहा है, और रथ और घुड़सवारों के साक्ष्य हमको हड़प्पा सभ्यता मिल रहे हैं। आप देखिएगा, जो पिराक है बलूचिस्तान में स्थित, पिराक से हमको हड़प्पा, जो प्राक हड़प्पा स्थल है, पिराक से हमको घुड़सवारों की मूर्तियाँ मिल रही हैं। पिराक से हमको घुड़सवारों की मूर्तियाँ मिल रही हैं, जबकि लोथल से हमको घोड़े की मूर्तियाँ मिल रही हैं, और गैलिगे से हमको घोड़े का साक्ष्य मिला है। सुरकोतरा से हमको घोड़े का साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो से हमको घोड़े का साक्ष्य मिला है। इसके साथ राणा घुंडई से हमको घोड़े का साक्ष्य मिला है। तो ये जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, जहाँ से हमको घोड़े के संदर्भ में महत्वपूर्ण कई स्थानों से साक्ष्य हमको मिल रहे हैं। ठीक है, और ठीक है, घोड़े के भी साक्ष्य मिले हैं और घुड़सवारों के भी साक्ष्य मिल रहे हैं। इसका मतलब है, और अगला समझिएगा, हड़प्पा सभ्यता में गणेश पूजा का भी साक्ष्य है, मातृ देवी के पूजा का तो साक्ष्य है ही, मातृ सत्तात्मक मैट्री आलकर सोसाइटी ऑलरेडी है ही, और हड़प्पा में हमको कलश समाधान भी मिल रहा है, पूर्ण समाधान भी मिल रहा है, और हड़प्पा में हमको आंशिक समाधान के भी साक्ष्य मिलते हैं, और मातृ देवी। तो मतलब ये सब जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये इस बात को दर्शाते हैं कि वास्तव में इन्हीं संस्कृतियों का आगे चल के क्रमिक विकास हड़प्पा सभ्यता के रूप में एक विकसित और नगरीय संस्कृति के रूप में आगे चल के होता है। तो इसलिए दाइमाबाद को हड़प्पा संस्कृति का दक्षिणतम स्थल आराम से माना जा सकता है। अगर पूछा जाए क्यों माना जाता है, तो आप ये सब लक्षण बता सकते हैं।
अगला महत्वपूर्ण स्थल है जो महाराष्ट्र में, वह है आपका इनाम गांव। इनाम गांव भी महत्वपूर्ण स्थल है। इनाम गांव से हमको अग्निकुंड के साक्ष्य मिल रहे हैं, इनाम गांव से हमको मातृ देवी के साक्ष्य मिल रहे हैं, और इनाम गांव से ही कुछ हमको सरकटी, इनाम गांव से हमको कुछ सरकटी मातृ मूर्तियाँ मिल रही हैं, जिनकी तुलना महाभारत में उल्लिखित देवी बिसिरा से की जाती है। महाभारत में एक देवी का उल्लेख है जिनका नाम है देवी बिसिरा। देवी बिसिरा का जो सर है वह कटा हुआ मिलता है, ठीक है, और इसीलिए इनकी तुलना हम देवी बिसिरा से करते हैं। और ये मूर्तियाँ वैसे ही लगती हैं जैसे मिस्र के इतिहास में, प्राचीनतम मिस्र के इतिहास में जो देवियाँ थी, जैसे बेस्तेता थी, आदि देवियाँ थी, जिनके प्रतीक चिन्ह मुख्यतः बिल्लियों को माना जाता है। और इसीलिए मिस्र वाले बिल्लियों को बहुत ही ऑस्पिशियस और बहुत ही शुभ मानते थे। और इसीलिए मनुष्य के पश्चात जिनकी सर्वाधिक आपको मम्मी मिलती है, और पशुओं में नंबर 1 पर जो सर्वाधिक मम्मी मिलती है वह मिलती है बिल्लियों की। तो बिल्लियों की मम्मी सबसे ज़्यादा है। बिल्ली मिस्र के इतिहास में सबसे शुभ माने जाते हैं, क्योंकि वह देवी बिसिरा के, वह एक प्रकार से वाहन, उनके प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं। और जबकि भारत में बिल्लियों को अशुभ माना जाता है ओवरऑल। तो एक तो महत्वपूर्ण तथ्य होगा। अगला समझिएगा, तो हमने कहा अगला समझिएगा कि यहाँ से तो मातृ देवी की हम चर्चा कर ही चुके हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य अग्निकुंड का जो साक्ष्य है, यह अग्निकुंड का साक्ष्य जो भी है एक महत्वपूर्ण है। कई बार क्वेश्चन आता है अग्निकुंड में, आप याद रखिएगा अग्निकुंड जो याद है अग्निवेदिका, इसके साक्ष्य हमको कई स्थान से मिल रहे हैं। अगर हम प्रारंभिक उल्लेखों में जाएं तो हमको जो अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है वह हमको ताम्रपाषाणिक स्थलों में, एक तो आपको मिला है इनाम गांव से, दूसरा मिला है राजस्थान में स्थित गिलुंद से, तीसरा मिला है वृत्ताकार अग्निकुंड के साक्ष्य मिला है हमको अतिरम पक्कम से। और याद रखिएगा इसके बाद हड़प्पा में लोथल से, और फिर कालीबंगा से भी हमको अग्निकुंड या अग्निवेदिका के साक्ष्य मिले हैं। और कालीबंगा से हमको वृत्ताकार वेदिका के साक्ष्य मिले हैं, जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे 7 वेदिकाओं को एक साथ बनाया गया है, ठीक है। और जो वेदिका बनाने की नाप जोख है, ठीक है, जो वेदिका बनाने की नाप जोख होती है, ठीक है, इनके जो चारों किनारों पे वो थूप गाड़ते हैं उसको कहते हैं यूप, ठीक है, उसको कहते हैं यूप। और याद रखिएगा कि जो वेदिका बनाने में नाप जो किया जाता है, इसका भारतीय इतिहास में जो प्राचीनतम उल्लेख है वह हमको मिलता है सुल्व सूत्र में, हमको मिलता है वैदिक काल के सुल्व सूत्र में। वैदिक काल को में मिलते हैं, यह आपका है सुल्व सूत्र में मिलता है। इसीलिए सुल्व सूत्र को रेखा गणित का जन्मदाता कहा जाता है। सुल्व सूत्र को रेखा गणित का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है, रेखा गणित के जन्मदाता सुल्व सूत्र। आगे समझिएगा, जो अग्निकुंड का साक्ष्य है, एक तो मिला है इनाम गांव से, दूसरा गिलुंद से, तीसरा अतिरम पक्कम से। ये तीनों स्थल जो हैं कहाँ के हैं? ताम्रपाषाण काल के हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित स्थानों में से कौन कौन से ताम्रपाषाण कालिक स्थल हैं जहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। और ये दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ से हमको अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। तब आपको सभी बताना पड़ेगा, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 उपरोक्त सभी, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर पूछे निम्नलिखित ताम्रपाषाणिक स्थलों में कहाँ कहाँ से अग्निकुंड के मिले हैं, तो 3 स्थल हैं, इनाम गांव, गिलुंद और अतिरम पक्कम। जबकि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड के साक्ष्य 4 स्थानों से मिलते हैं। कहाँ कहाँ से? लोथल से, कालीबंगा से, संघोल गुजरात में है संघोल से, और आपका हरियाणा के बनावली से। तो लोथल, कालीबंगा, संघोल और बनावली ये हड़प्पा काल के स्थल हैं जहाँ से हमको अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। जबकि इनाम गांव, गिलुंद और अतिरम पक्कम ये जो साक्ष्य हैं आपके ताम्रपाषाणिक साक्ष्य हैं जहाँ से हमको अग्निकुंड के मुख्यतः साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। अब अगला आते हैं, इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र का एक सबसे फेमस स्थल जो है, सबसे सर्वाधिक फेमस स्थल है, वो आपका है जोरवे। जो जोरवे संस्कृति है, याद रखिएगा, जोरवे संस्कृति सभी ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में सबसे ज़्यादा दीर्घजीवी है, सबसे ज़्यादा समय तक रही है। और इसी संस्कृति के लोगों ने सबसे पहली बार चित्रित धूसर मृदभांडों का प्रयोग किया। जो पेंटेड ग्रेवेयर हैं, चित्रित धूसर मृदभांड हैं, इनका पहली बार प्रयोग भारत में
किसने किया? जोरवे संस्कृति वालों के लोगों ने किया है, याद रखिएगा। जबकि NBPW, ठीक है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो है NBPW का जो प्राथमिक साक्ष्य मिलता है वह इलाहाबाद के स्थित भीटा से मिलता है। कहाँ से मिलता है? भीटा से। जबकि मृदभांडों का जो साक्ष्य मिलता है इससे पहले वह मिलता है इलाहाबाद के यमुना पार में स्थित चौपानी मांडो से, और चौपानी मांडो से ही हमको जंगली धान के साक्ष्य मिलते हैं। और विश्व इतिहास में सबसे पहले जो मृदभांडों के साक्ष्य मिले हैं, और विश्व इतिहास में सबसे पहले जो इतिहास लेखन में मृदभांडों का जो महत्व स्थापित किया गया है वह मिस्र के इतिहास में फ्लैंडर्स पैट्री ने किया है। फ्लैंडर्स पैट्री ने किया है, और वहीं से मृदभांडों के इतिहास, उनके जानने समझने और उनको संस्कृति और सभ्यता के नियोजक के रूप में उनका प्रयोग किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। मृदभांडों का जो तिथि निर्धारण होता है वह मुख्यतः थर्मोल्यूमिनेसेंस विधि से होता है। मृदभांडों का तिथि निर्धारण कहाँ से होता है? इसे कहते हैं ऊष्मादीप्ति विधि। तो मृदभांडों का तिथि निर्धारण किस में होता है? ऊष्मादीप्ति विधि में। ऊष्मादीप्ति विधि, इसे कहते हैं थर्मोल्यूमिनेसेंस, इसे कहते हैं हम थर्मोल्यूमिनेसेंस। आगे समझिएगा। तो ये है आपका हमने कहा जो जोरवे संस्कृति है, यहाँ से हमको द्विस्तरीय मकानों के आवासों के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से हमको द्विस्तरीय मकानों के साक्ष्य मिले हैं। अगला, यहाँ एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि यह एकमात्र ताम्रपाषाणिक आलिक स्थल है जहाँ से हमको सोने के आभूषण मिलते हैं। तो जोरवे जो है यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से हमको सोने के आभूषण मिलते हैं। और दूसरा एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है, जोरवे एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ एक मृतकों को दफनाने के संदर्भ में जो बरियल सिस्टम है दैट इज रिलेटेड टू द कैलकोलिथिक एरा, ठीक है। इस बरियल सिस्टम के अंतर्गत मुख्यतः जो यहाँ जोरवे वाले क्या करते थे, ये लोग अपने मृतकों को अपने ही घर के आंगन में या अपने घर के बैक साइड में दफना देते थे। तो अपने घर के अहाते में या अपने घर के आंगन में ही उनको दफनाने का मुख्यतः कार्य किया जाता था। तो कहाँ विशेषता मिलती है? जोरवे से मिलती है। ये जोरवे की ये महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला आ जाइएगा। अगला जो महत्वपूर्ण केंद्र है वह आपका महत्वपूर्ण केंद्र है जो राजस्थान में, राजस्थान भी से भी महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। राजस्थान में जो मुख्यतः हमको साक्ष्य मिल रहा है वह एक तो मिल रहा है आहार से। आहार महत्वपूर्ण स्थल है राजस्थान का, इसका नाम कई बार पूछे गए हैं। आहार का जो मूल नाम है इसका है ताम्बवती या धूलकोट। तो आहार का एक नाम है ताम्बवती, दूसरा नाम है धूलकोट। आहार से हमको वृषभ प्रतिमाएं बड़ी मात्रा में मिली हैं। आहार से हमको वृषभ प्रतिमाएं बड़ी मात्रा मिली हैं। और दूसरी बात याद रखिएगा कि आहार से हमको वैज्ञानिक पद्धति पे जल निकासी का साक्ष्य मिलता है जिसे कहते हैं चक्रकूप। मतलब चक्र के आकार के जो गोलाकार कूप बनाए जाते हैं जिसमें मुख्यतः एक प्रकार से जस्ट लाइक द सोकपिट्स, हाँ, तो वर्तमान के जो सोकपिट्स होते हैं, सोख्ता होते हैं, वैसे ही चक्रकूट के हमारे पास यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पे वैज्ञानिक पद्धति पे जल निकासी के साक्ष्य हमको मिले हैं, याद रखिएगा। और ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हो गया। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ से पालतू मवेशियों के भारी मात्रा में हड्डियाँ मिलती हैं। हमको यहाँ से पालतू मवेशियों के भारी मात्रा में हड्डियाँ प्राप्त हो रही हैं। पालतू मवेशियों के भारी मात्रा में हड्डियों के भी साक्ष्य हमको कहाँ से मिले हैं? आहार से मिले हैं। इसके अतिरिक्त अन्य जो जगह है आपका राजस्थान में वो है गिलुंद। गिलुंद की मुख्य विशेषता यह है कि गिलुंद से हमको पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, जबकि अन्य स्थलों से कच्ची ईंटों के। यहाँ से पक्की ईंटों के साक्ष्य मिलना मतलब होता है कि मानव सभ्यता अब धीरे धीरे नगरीकरण की प्रक्रिया की ओर अग्रसर हो रही है। इसीलिए याद रखिएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता में नगरीकरण या नगरीय संस्कृति का विकास होता है, इसके प्राथमिक चरण हमको कहाँ मिलते हैं? आमरी से, कोटदीजी से, और दूसरा ताम्रपाषाणी संस्कृतियों में दैमाबाद और इनाम गांव,
तो दईमाबाद और इनाम गांव का जो केंद्र है और गिलुंद है, यहाँ से हमको नगरीकरण का स्तर के साक्ष्य मिलना शुरू हो जाते हैं, प्रारंभिक चरण के साक्ष्य मिलना शुरू हो जाते हैं, जिनका क्रमिक विकास आगे के रूप में हड़प्पा संस्कृति के रूप में माना सकता है। तो ये हमको महत्वपूर्ण साक्ष्य यहाँ से मिला है। दूसरा महत्वपूर्ण साक्ष्य यहाँ पे यह है कि गिलुंद से हमको अग्निकुंड का हमने चर्चा पहले कर लिया, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही साथ गिलुंद की एक अन्य विशेषता है कि सभी ताम्रपाषाणिक स्थलों में, याद रखिएगा, सभी ताम्रपाषाणिक स्थलों में जो सर्वोत्तम कोटि के तांबे के उपकरण मिलते हैं। सर्वोत्तम कोटि के उपकरण मतलब है कि जिसमें तांबे की मात्रा सबसे ज़्यादा हो, जो सबसे ज़्यादा शुद्ध हो, ऐसे साक्ष्य हमको मिले हैं गिलुंद से। गिलुंद से जो शुद्धतम, जो आपका सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्योर जो तांबे के उपकरण प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें तांबे की मात्रा सर्वाधिक है, यह मात्रा कितनी % है? यह मात्रा लगभग 99% है। मतलब इसमें जो तांबे के उपकरण मिलते हैं उनमें तांबे की मात्रा 99% है और अन्य जगह में मिलावट पद्धति ज़्यादा मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे भारतीय इतिहास में सोने के सर्वाधिक जो सिक्के हैं वे गुप्तों ने चलाए हैं, लेकिन भारतीय इतिहास में शुद्ध सोने के सिक्के सर्वाधिक कुषाणों ने चलाए हैं। जबकि भारतीय इतिहास में तांबे के सबसे ज़्यादा सिक्के कुषाणों ने चलाए हैं और भारतीय इतिहास में सर्वाधिक सिक्के सभी प्रकार को मिलाकर सबसे ज़्यादा मौर्य वंश वालों ने चलाए हैं। याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला समझिएगा। तो हमने कहा कि यहाँ से सबसे शुद्ध जो तांबे के उपकरण मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? गिलुंद से मिलते हैं। और अगला महत्वपूर्ण उदाहरण है कि गिलुंद से हमको तंदूरी चूल्हे के साक्ष्य मिलते हैं। गिलुंद से हमको तंदूरी चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं। तो मतलब यहाँ पे है तंदूरी रोटी बनाने का जो चूल्हा है, इसके साक्ष्य हमको कहाँ से मिले हैं? इसके साक्ष्य हमको मिले हैं आपके गिलुंद से। ये क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है, गिलुंद से तंदूरी चूल्हे के साक्ष्य। गिलुंद या गिलुंद दोनों लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गिलुंद से तंदूरी चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं। जबकि याद होगा आपको, मैंने कल चर्चा किया था कि भारतीय इतिहास में जो चूल्हे का प्राचीनतम साक्ष्य है वह मिलता है आंध्र प्रदेश के बिलासुर गांव से। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय इतिहास में जो आपका भारतीय इतिहास में जो चूल्हे का प्राचीनतम साक्ष्य है वह मिलता है बिलासुर गांव से। बिलासुर गांव आंध्र प्रदेश में स्थित, यहाँ से प्राचीनतम चूल्हे के आपको साक्ष्य मिल रहे हैं। और आगे समझिएगा, जबकि जो गर्त चूल्हे हैं, जो जमीन के अंदर बनाए गए चूल्हों के साक्ष्य मिलते हैं, ये साक्ष्य हमको कहाँ मिले हैं? सराय नाहर से, महदहा से, दमदमा से और लंघनाज से। सराय नाहर, दमदमा, महदहा और लंघनाज ये सभी स्थल ताम्रपाषाणिक स्थल हैं। ये सभी स्थल ताम्रपाषाणिक स्थल हैं, याद रखिएगा। तो अगर आपको चूल्हे का साक्ष्य पूछेगा ताम्रपाषाण काल में तो सराय नाहर, महदहा, दमदमा और लंघनाज आंसर होगा। अगर चूल्हे का प्राचीनतम साक्ष्य भारत पूछेगा तो बिलासुर गांव होगा। ये यूजीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, बिलासुर गांव, याद रखिएगा। और अगर पूछा जाएगा कि तंदूरी चूल्हे का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो मिला है ताम्रपाषाण काल में गिलुंद से। तो अलग अलग कालखंड के साक्ष्य अलग अलग जगह से प्राप्त होते हैं, तो हमको काल के साथ ही हमको इसमें याद करना है। इसी में राजस्थान में एक जगह है गणेश्वर, इसी में एक जगह है बालाथल और एक जगह है आपका मरमी। ठीक है, जो बालाथल जगह है यहाँ से घरेलू कुटीर उद्योगों के साथ मिलते हैं। कुटीर उद्योग का तात्पर्य होता है कि जब व्यक्ति को रोजमर्रा के कार्यों के पश्चात जो समय बचता है, अगर उस समय के दौरान व्यक्ति कोई कार्य करता है, छोटे मोटे कार्य करता है जिससे उसका जीविकोपार्जन हो, और छोटे मोटे कार्य करे जिससे उसका विकास हो, तो उसे कहते हैं कुटीर उद्योग। जैसे दिया सलाई बनाना, जैसे मोमबत्ती बनाना, जैसे बीड़ी बनाना, जैसे सिगरेट बनाना, जैसे घरेलू कार्य करना, घरेलू गच्चीकारी करना, रंगरेज का काम करना, ये सब जो महत्व, पत्तल बनाना, दुनिया बनाना, ये सब क्या है? ये सब मुख्यतः कुटीर उद्योगों के अंतर्गत समाहित होते हैं। तो इसके साथ हमको कहा है कुटीर उद्योगों का मुख्य केंद्र कहाँ पे है? बालाथल है। और जो बालाथल जगह है इसकी खोज किसने किया है? बी.एन. मिश्र ने। बालाथल को बी.एन. मिश्र ने खोज किया है और इसको सबसे नवीनतम खोजा गया स्थल माना जाता है। अच्छा, अब इसके बाद आइए, गुजरात का जो प्रमुख स्थल है, एक तो रंगपुर है, दूसरा प्रभास है, तीसरा मालवा है, जहाँ से गेहूं, जौ और मातृ देवी के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ पे? मालवा से। तो मालवा आपका गुजरात में भी है और मालवा आपका मध्य प्रदेश में भी स्थित है।
तो हमने कहा कि ये जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं हमको इन स्थानों से प्राप्त हो रही है और इन्हीं के आधार पे, ठीक है, इन्हीं के स्थान पे आधार पे हम मुख्यतः देखते हैं। देखिए जो आपके चूल्हे के साक्ष्य हैं ये आपके सब हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब जो प्रमुख साक्ष्य मिलते हैं ये हमको मुख्यतः इन स्तरों से। अच्छा, तमिलनाडु में आपका मुख्यतः मद्रास और अतिरमपक्कम, तमिलनाडु में मद्रास और अतिरमपक्कम जो है यह इसका महत्वपूर्ण केंद्र है, जहाँ से हमको ताम्रपाषाणिक वस्तुओं की प्राप्ति होती है। और अतिरमपक्कम से हमको सर्वप्रथम प्रोफेसर किंग महोदय ने यहाँ से तांबे का उपकरण प्राप्त किया है, तांबे का कुल्हाड़ी, तो हैंडेक्स है, जिसकी तिथि लगभग 5000 ईसा पूर्व मानी जाती है, जिसकी तिथि लगभग 5000 ईसा पूर्व तक मानी जा रही है, ठीक है। अब अगला समझिएगा, यहाँ पे एक दो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों वालों ने मुख्यतः, पहले मैंने कहा कि इन लोगों ने ग्रामीण संस्कृति की शुरुआत किया, इन लोगों ने मुख्यतः बड़ी बड़ी बस्तियों में पहली बार रहना शुरू किया, इन लोगों ने कृषि और पशुपालन का प्रयोग करना शुरू किया। तो एक प्रकार से नवपाषाण काल के पश्चात जो है एक परिवर्धित संस्कृति, एक समुन्नत संस्कृति, एक मॉडिफाइड जो सिस्टम है, इसकी शुरुआत का श्रेय मुख्यतः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों को दिया जाता है। और इसी तरह देखिएगा जो इनके कलात्मक अभिरुचि की जानकारियाँ मिलती हैं वह हमको कई क्षेत्रों से प्राप्त हो रही है, जैसे कि चाहे आपका अतिरमपक्कम हो, चाहे इनके बनावट की विधियाँ हों, चाहे आप इनके जो इनके जो टूल्स हैं, कैलकुलेटिव टूल्स हैं, उनको बनाने का जो सिस्टम है, ये सब हमको तो प्राप्त हो ही रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारी मृदभांड मूर्तियाँ, कांसे की मूर्तियाँ, कांसे के बर्तन ये प्राप्त हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो मृदभांड हो रहे हैं, लाल और काले सफ़ेद मृदभांड, ये सब मृदभांड जो प्राप्त हो रहे हैं, इनसे भी इनकी कलात्मक अभिरुचि की जानकारी मिल रही है। अच्छा, इस काल में भी मुख्यतः जो पत्थरों पे बनाए गए, आपके पत्थरों पे जो बनाए गए चित्र हैं वो बेसिकली पिक्टोग्राफी कहलाते हैं। तो पिक्टोग्राफ के भी साक्ष्य मिले हैं, ये पिक्टोग्राफ कहलाते हैं। जो पत्थरों पे बनाए गए चित्र हैं ये पिक्टोग्राफ हैं, पत्थरों पर बनाई गई कलाकृतियाँ। और जो गुफाओं के अंतर्गत बनाई गई कलाकृतियाँ हैं वो आपका है पेट्रोग्लिफ। तो पेट्रोग्लिफ के भी साक्ष्य मिले हैं और पिक्टोग्राफ के भी साक्ष्य मिले हैं। विश्व इतिहास में रॉक पेंटिंग का पहला नमूना अल्तमीरा से प्राप्त हो रहा है, जो स्पेन में स्थित है। स्पेन का अल्तमीरा, जिसकी खोज किया है मारिया सातलोवा ने, जबकि विश्व में पहली बार गुफा चित्रकारी, जो गुफाओं के अंदर चित्र बनाए गए हैं, इनका साक्ष्य मिल रहा है इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप समूह से हमको मिल रहे हैं। अच्छा, इसी समय समझिएगा जो एक अन्य है कि कहीं कहीं हमको इन कालखंडों में या प्राचीन कालखंडों में रेगिस्तानी एरियाओं में जो जानवरों के द्वारा ऐसे चित्रात्मक चित्र बना दिए जाते हैं। जानवरों के द्वारा बैठने से, उठने से, उनके द्वारा घूमने से कुछ ऐसे चित्र बन जाते हैं जो दूर से देखने में लगता है कि पशुओं की सभा हो रही है, पशुओं की असेंबली हो रही है, ये लोग बैठ के वार्तालाप कर रहे हैं। ऐसे चित्र को कहते हैं एंटीग्लियोस, एंटीग्लियोस। तो एंटीग्लियोस जो होता है मुख्यतः कहाँ होता है? रेगिस्तानी एरिया में मुख्यतः जो बालू होते हैं, ठीक है, जो सैंड्स होते हैं, इन पे जो पशुओं के द्वारा बनाए गए कुछ ऐसी आकृतियाँ हो जाती हैं जिनसे दूर से देखने पे पशुओं की सभा जैसी लगती है। इसको हम कहते हैं एंटीग्लिस, ठीक है। तो कभी एंटीग्लिस जो है वह पशुओं के द्वारा होता है, कभी कभी वह पर्यावरणीय हलचलों के माध्यम से, कभी वह आपको जैसे आंधी आ गया, तूफान आ गया, उसके माध्यम से भी चित्र बन जाते हैं। हाँ, अफ्रीका में एक सिस्टम है वाल प्रणाली। तो अफ्रीका में जो वाल प्रणाली में के समरूप जो स्क्रैपर बनते थे, वैसे स्क्रैपर जो होते हैं हमको यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं अतिरमपक्कम से, ठीक है। तो वो हमको मुख्यतः प्राप्त हो रहे हैं। तो कुल मिला के हमने कहा कि कुल मिला के कलात्मक जानकारी के भी साक्ष्य हमको यहाँ से मुख्यतः आपके भीमबेटका से हमको ताम्रपाषाण कालिक कलाकृतियाँ भी मिलती हैं, पाषाण कालिक भी मिलती हैं, ऐतिहासिक कलाकृतियाँ भी मिलती हैं। साथ ही साथ आपके मिर्ज़ापुर के क्षेत्रों से मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर, आपके होशंगाबाद, हाँ, इसी तरह आपके आगे कैमूर पहाड़ियाँ जो हैं, लोहरी जो हैं, हाँ, साई पत्थरी जो हैं, ये सब जो स्थल हैं यहाँ से भी हमको मुख्यतः बहुत सारी साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। लोहरी से जो कैमूर पहाड़ी मिर्ज़ापुर के क्षेत्र में स्थित है,
यहाँ से हमको मशाल लेकर एक व्यक्ति के द्वारा बाघ का पीछा करते हुए दिखाया गया है। मशाल लेकर एक व्यक्ति के द्वारा बाघ का पीछा करते हुए दिखाया गया है, जबकि आजमगढ़ से हमको जिराफ ग्रुप का चित्र मिला है। और जो पटड़े जगह है, पटड़े से हमको यहाँ पे शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पे बनाए गए चित्र के भी साक्ष्य मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण चित्र हमको यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, जिनका समय मुख्यतः इन्हीं हड़प्पा से पूर्व की संस्कृतियों के माने जाते हैं, जो मुख्यतः आपके ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से संबंधित रहे होंगे। तो कुल मिला के हमने कहा जो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ हैं, इनमें इनसे हमको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के जहाँ तक पतन का कंसर्न है, संदर्भ है, प्रायः माना जाता है कि ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों का जो पतन हुआ वह इन क्षेत्रों में वर्षा के कम होने के कारण हुआ। इन क्षेत्रों में वर्षा का कम होना इन संस्कृतियों के पतन का मूल कारण था। समझिएगा, अगर हम मान लीजिए इस वर्षा के कम होने की पद्धति को देखें, सिस्टम को समझें, तो एक संदर्भ है कि जो भी साइट्स हमको मिल रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के, ठीक है, या हड़प्पा सभ्यता के बाद के, तो आप देखे होंगे अभी कुछ समय पहले कुछ समय पहले खड़गपुर IIT वालों ने क्या किया कि इन्होंने हिमालय प्रदेश के 5000 वर्ष पुराने मौसम पैटर्न का अध्ययन किया और उसके पश्चात यह बताया कि लगभग इन क्षेत्रों में 900 वर्षों तक जो पर्यावरणीय दशाएं थी वो पूरी तरह से हैप्जार्ड थी। इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं हो रही थी। लगभग इन क्षेत्रों की पर्यावरणीय दशाओं और वर्षा का न होना ही हड़प्पा सभ्यता के पतन का मूल कारण माना गया है। तो निश्चित तौर से वर्षा का इन क्षेत्रों में कम होना, वर्षा का आपका इंटरमिटेंट होना, वर्षा का यहाँ पे हैप्जार्ड अनियमित होना, ठीक है, वर्षा का रेगुलर न होना वास्तव में इनके पतन का मूल कारण माना जा सकता है। ठीक है, माना सकता है। और लेकिन यह भी माना सकता है, अगर हम हड़प्पा संस्कृतियों से पूर्व के जीवन शैली को देखें और ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों को इनसे पहले रखें, जैसा कि इनके जीवन शैली को देखने से लगता भी है, तो निश्चित तौर से ये कहा जा सकता है कि अधिकांश ताम्रपाषाणिक स्थल हैं, इन्हीं का लगता है आगे चल के क्रमिक विकास धीरे धीरे आपका हड़प्पा संस्कृति के रूप में हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हमको इन क्षेत्रों से मुख्यतः हड़प्पा संस्कृति के महत्वपूर्ण साक्ष्य हमको प्राप्त भी हो रहे हैं। तो इस आधार पे अभी यह प्रश्न यक्ष प्रश्न की तरह ही है कि वास्तव में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों को कहाँ रखा जाए, लेकिन वास्तव में हड़प्पा संस्कृति के जीवन शैली को देखा जाए तो इनके प्रारंभिक चरण की पुष्टि जो होती है, इनके प्रारंभिक चरण जो प्रमाण मिलता है वह प्राक हड़प्पाई स्थलों और ताम्रपाषाणिक संस्कृति के स्थलों से मिलता है। इस आधार पे वास्तव में वर्तमान ज्ञान की सीमा तक इन संस्कृतियों को प्राक हड़प्पाई स्थल के रूप में ही रखना अधिक समीचीन प्रतीत होता है, भले ही अधिकांश स्थलों से इनकी तिथियां हड़प्पा संस्कृति के बाद की ही प्राप्त होती हों। ठीक है, तो ये आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके हमने चर्चा किया। अच्छा, एक और है, थोड़ा सा देख लेते हैं। एक आपका है मेगालिथिक कल्चर। मेगालिथिक कल्चर का मतलब क्या हो गया? मेगालिथिक कल्चर का मूल तात्पर्य है, मेगा मतलब होता है विशाल या बड़ा, बृहद, ठीक है, तो बृहद हो गया। और लिथिक इज रिलेटेड टू लिथियोस मीन्स स्टोन, तो मतलब हो गया बृहद पाषाण, पत्थर के औजारों के विशाल प्रयोग का जो काल है, या विशाल पत्थर के औजारों के जो प्रयोग का काल है उसे बृहद पाषाण कहते हैं। इसके माध्यम से जिस मानवीय सभ्यता संस्कृति को समझा गया उसे हम बृहद पाषाण संस्कृति कहते हैं। इस संस्कृति का जो कालखंड है लगभग हम ज़्यादातर इतिहासकार इसे 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक मानते हैं। इस संस्कृति को मुख्यतः खोजने का श्रेय जो है वह BD कृष्णास्वामी को दिया जाता है, यह मुख्यतः आपका BD कृष्णास्वामी को दिया जाता है। और इसे माना जाता है कि यह लगभग दक्षिण भारत में नियोलिथिक कल्चर के बाद, नवपाषाण काल के बाद मेगालिथिक काल का विकास होता है। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल के बाद मेगालिथिक कल्चर का विकास होता है, जबकि उत्तर भारत में नवपाषाण काल के पश्चात आपका ताम्रपाषाण काल की शुरुआत होती है। ये दो महत्वपूर्ण अंतर हैं। अगला समझिएगा, मेगालिथिक कल्चर को एक संक्रांति काल के रूप में देखते हैं, क्योंकि यह ताम्र काल और लौह काल के बीच की कड़ी है। हमने इसकी पहले चर्चा किया था, क्योंकि इसमें तांबे का भी प्रयोग हो रहा है, लोहे का भी शुरुआती प्रयोग देखने को मिल रहा है।
इसीलिए यह एक ट्रांजिशनल फेज है, एक ट्रांजिशनल सिस्टम है। इसका मूल तात्पर्य बस क्या है कि यह क्या है कि हमको मुख्यतः जो मेगालिथिक संस्कृतियां हैं, यह यद्यपि इनका जो सर्वाधिक संकेंद्रण है, जो इनका सर्वाधिक सेंट्रलाइजेशन है, वह तो मुख्यतः आपका दक्षिणी भारत में मिलता है, खासकर कर्नाटक के क्षेत्रों में और आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु क्षेत्रों में। लेकिन ऐसा नहीं है कि मध्य भारत में या उत्तर भारत के क्षेत्रों में बृहद पाषाणिक संस्कृतियों के साक्ष्य न मिलते हो, मिलते यहाँ भी हैं, लेकिन यहाँ पे वो जो ये इनकी क्वांटिटी बहुत कम है और यहाँ पे उतने समुन्नत, उतने परिपक्व अवस्था में नहीं मिलते जैसे कि हमको मुख्यतः दक्षिण भारत के संदर्भ में देखने को मिलता है। तो इनका मुख्य कार्य क्षेत्र जो है वह कहाँ पे है, वह दक्षिण भारत में है, मुख्यतः कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और आपका, ठीक है, और आपका तमिलनाडु का क्षेत्र है। ये लोग करते क्या थे, ये लोग मुख्यतः अपने जो लोगों को, अपने घर के लोगों को जब मरने के बाद दफनाते थे, तो उनको दफनाने के बाद उनको जहाँ दफनाते थे उसको बड़े बड़े विशाल पत्थरों से ढक देते थे। ये पत्थर कभी आयताकार होते थे, कभी आपका वर्गाकार होते थे, कभी ये डॉलमेट तरह के होते थे, आयताकार मेज की तरह होते थे, कभी ये अम्ब्रेला की तरह होते थे, कभी अम्ब्रेला स्तंभ की तरह होते थे, कभी कभी एक आसन बनाए गए हैं, मतलब मोनोलिथिक। इसका मतलब हो गया कि एक ही पत्थर को काट के तराश को छतरी नुमा बना दिया गया और उसी के नीचे कब्र गाड़ दिया गया। तो ये आपका हो गया कौन सा, ये हो गया आपका अम्ब्रेला स्टोन। तो इसके प्रकार पूछता है, जिसे पूछेगा अम्ब्रेला स्टोन क्या है, तो ये वर्गाकार प्रकार के आपके मतलब एक बजट सिस्टम के प्रकार है। मेनहीर या नडुकल, ये क्या होता है, यह एकास्मी संरचना होता है, एकास्मी स्तंभनुमा। एक स्तंभ बना देते हैं, मतलब एक ही पत्थर को काट फरास के और उसके नीचे कब्र को दफनाते हैं, इसको कहते हैं नडुकल या मेनहीर। पुराइकल है, फरशिला, डॉलमेन है जो आयताकार मेजनुमा होता है, इसी तरह संगोरा है, और टोपिकल है। टोपिकल छत्रशिला, छत्र की तरह बनाते जैसे छतरी नुमा, और शिष्ट जो है यह आयताकार है। तो ये इनके मुख्य प्रकार हैं। इस संस्कृति के लोग एक तो बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे, पहली इनकी विशेषता है। दूसरा, ये काले और लाल रंग के मृदभांडों का मूलतः प्रयोग करते थे। और तीसरा, इस संस्कृति के लोग लोहे के उपकरणों का भी प्रयोग करते थे। तो ये सभी जो साक्ष्य हैं मुख्यतः हमको इन क्षेत्रों से प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा, लोहे का जो प्राचीनतम साक्ष्य भारत में पहले माना जाता था, वह माना जाता था कि वह उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ था, जिसकी समय थी 1050 ईसा पूर्व BC। लेकिन वर्तमान में BHU के जो राकेश कुमार जी ने जो खुदाई किया, तो उनको कुछ साक्ष्य मिले हैं जो लेटेस्ट आपके लोहे के साक्ष्य भारत माने जाते हैं। ये कहाँ मिले हैं, ये मुख्यतः आपका जो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र का एरिया है, और ख़ासकर आपका जो बनारस चंदौली के एरिया है, यहाँ से मिलता है। इनमें 2-3 महत्वपूर्ण केंद्र हैं जहाँ से लोहे का वर्तमान समय में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भारत प्राप्त हो रहा है। वो कौन से हैं, एक तो आपका है मल्हार, दूसरा आपका है चंदौली, और तीसरा आपका विशेषता है, तीसरा जगह है नल का टीला। ये 3 महत्वपूर्ण स्थल हैं जहाँ से भारत में जो लोहे का अभी साक्ष्य मिला है, इसे हम लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य मानते हैं। तो वर्तमान में भारत में लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य किसे माना जाएगा, मल्हार, नल का टीला और चंदौली को माना जाएगा, जिसकी खुदाई राकेश कुमार जी ने BHU के किया है। इसकी तिथि लगभग 1500 से 1550 ईसा पूर्व तक जा रही है। इसका मतलब है कि वर्तमान में जो अतरंजी खेड़ा का साक्ष्य था, उससे ये लगभग 500 वर्ष पहले ही हमें लोहे के साक्ष्य मिलने लगते हैं, ठीक है। तो भारत में जो लौह संस्कृति है वह लगभग समझ लीजिए अब 1500 या 1550 ईसा पूर्व तक जा रही है, ठीक है। तो वर्तमान में समझिए जो आपका बिगिनिंग ऑफ ऋग्वैदिक एरा, ऋग्वैदिक कल्चर है, वहाँ से ही हम लौह संस्कृतियों को मान सकते हैं। और भी यद्यपि भविष्य की खुदाइयों में इसके संदर्भ में और बहुत ज़्यादा नए नए विचार उद्भूत होंगे, और नए विचारों के फलस्वरूप पैराडाइम शिफ्ट भी होगा, विचार बदलेंगे, नए नए विचार स्थापित होंगे। तो नए विचार को आने की प्रक्रिया और पुराने विचारों में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट। UGC ने पूछा है कि पैराडाइम शिफ्ट क्या होता है, तो याद रखिएगा, इसे बोलते हैं पैराडाइम शिफ्ट, ठीक है। यह आपका है पैराडाइम शिफ्ट। तो पैराडाइम शिफ्ट अभी आगे भी होगा, ठीक है। नए नए विचार और प्रक्रियाओं के फलस्वरूप नए नए परिवर्तन होंगे, नए सिद्धांत और मतांतरों का
ही विकास होगा, तो भविष्य की खुदाइयों में बहुत सारी चीज़ें इससे और अच्छा मिलेगा और संदर्भित होगा, और इसके माध्यम से इतिहास को और अच्छी तरह से समझा और जाना जा सकेगा। तो कुल मिला के आज का जो मुख्य हमारा लेक्चर रहा यहाँ तक रहा। अब कल हम लोग इसके आगे शुरू करेंगे सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। उसमें हम लोग मुख्यतः लिटरेरी सोर्सेस और एपिग्राफिकल सोर्सेस, न्यूमिस्मेटिक्स एंड फॉरेन अकाउंट्स की मूल रूप से चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।